कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पा रही है। तीसरी बार राहुल गांधी की पार्टी हार गई। इस बार के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने लाख कोशिश की, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाए। ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस के नेताओं को सिर्फ एक ही बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि पीएम मोदी पर कैसे निशाना साधना है। कांग्रेस का बस एक ही काम रह गया है, मोदी सरकार पर निशाना साधना। इसके लिए कांग्रेस के नेता कुछ भी कर सकते हैं। राहुल गांधी भी बीजेपी के खिलाफ संविधान को लेकर दुष्प्रचार कर रहे थे कि मोदी सरकार संविधान खत्म कर देगी, लेकिन अब बीजेपी के साथ साथ पीएम मोदी भी चुन चुनकर जवाब दे रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस को मिर्ची लग रही है, लेकिन अब लोग राहुल गांधी को कांग्रेस की असलियत बता रहे हैं कि कांग्रेस ने इस देश पर 60 साल तक राज किया, लेकिन अब भी देश में गरीबी है। ऐसे में इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन होगा? जिस पार्टी ने 60 साल तक देश पर राज किया वो, या जिस पार्टी ने 15 सालों तक? राहुल गांधी बात बात पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद घिर जाते हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए खबर में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस के नेताओं की टेप पीएम मोदी पर अटकी हुई है। कांग्रेस के नेता पीएम मोदी की ताकत देख परेशान रहते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि पीएम मोदी को कैसे घेरे। लेकिन इस बार पीएम मोदी जो करने जा रहे हैं उससे कांग्रेस की घबराहट बढ़ गई है। कांग्रेस सांसद और राहुल गांधी के करीबी जयराम रमेश चिंता में है कि पीएम मोदी का डंका देश में ही नहीं दुनिया भर में बज रहा है। दर्शकों, पीएम मोदी की विश्व भर में व्यापक स्वीकारिता है। हर देश का नेता जानता है कि पीएम मोदी कुछ भी कर सकते हैं। उनके एक इशारे पर पहले भी वार रुक गई थी और भारत के छात्रों और नागरिकों को युद्ध क्षेत्र से आने दिया गया था। पीएम मोदी ने दुनिया में संदेश दिया है कि भारत बुद्ध का देश है, युद्ध समर्थक देश नहीं है। तीसरी बार सरकार बनते ही पीएम मोदी सबसे पहले द्विपक्षीय दौरे के लिए रूस गए और अब यूक्रेन जा रहे हैं। हो सकता है कि पीएम मोदी के इस यात्रा के बाद 2 साल से अधिक समय से चल रहे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पर पूर्ण विराम लग जाए। पूरी दुनिया में चर्चा है कि पीएम मोदी वार रुकवाने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी की प्रसिद्धि देख कांग्रेस की छाती पर सांप लौट रहा है और उनके नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल जुलाई में रूस की यात्रा करने के बाद अगस्त में पीएम मोदी यूक्रेन की यात्रा पर जाने वाले हैं। ऐसे में पीएम मोदी का कुछ हफ्तों के अंतराल पर इन दोनों देशों की यात्रा पर जाने को लेकर सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में उत्सुकता है। लेकिन पीएम मोदी की प्रस्तावित यूक्रेन यात्रा को लेकर विपक्ष ने उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री यूरोपियन राष्ट्र यूक्रेन की अपनी यात्रा से पहले या बाद में जातीय संघर्ष से प्रभावित मणिपुर का दौरा करेंगे। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में भाग लेते हैं, जिसकी अध्यक्षता स्वयंभू गैर जैविक प्रधानमंत्री करते हैं। फिर मणिपुर के मुख्यमंत्री उसी देवता की अध्यक्षता में भाजपा के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में भाग लेते हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि मणिपुर के लोग जो सरल प्रश्न पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या एन बीरेन सिंह ने नरेंद्र मोदी से अलग अलग मुलाकात की और मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की? क्या एन बीरेन सिंह ने नरेंद्र मोदी को यूक्रेन की यात्रा से पहले या बाद में मणिपुर में आने के लिए आमंत्रित किया? तो देखा आपने कैसे पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से पहले कांग्रेस की छटपटाहट बढ़ गई है। कांग्रेस को लग रहा है कि पीएम मोदी रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध रुकवा देते हैं तो पीएम मोदी की लोकप्रियता और बढ़ जाएगी। ऐसे भी लोकप्रियता के मामले में पीएम मोदी के सामने दूर दूर तक कोई भी नेता नहीं है। पीएम मोदी को सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर 100 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, जबकि जयराम रमेश जिस राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहते हैं उन्हें सिर्फ 26.5 मिलियन लोग ही फॉलो करते हैं। ऐसे में जयराम रमेश को समझना चाहिए कि कहां 100 मिलियन और कहां 26.5 मिलियन। पीएम मोदी और राहुल गांधी में जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका भी मान रहा है कि पीएम मोदी ही रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को रुकवा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। रूस के दौरे के कुछ हफ्तों के अंतराल पर यूक्रेन की यात्रा पर जाने को लेकर पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में उत्सुकता है, लेकिन कांग्रेस में चर्चा है कि कहीं पीएम मोदी युद्ध रुकवाने में कामयाब हो गए तो पीएम मोदी की ताकत और बढ़ जाएगी। लेकिन कांग्रेस को समझना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में भारत का ही डंका बजेगा। दुनिया इसे भारत की सफलता के रूप में देखेगी, लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि इसका क्रेडिट पीएम मोदी ले जाएंगे। इसलिए उनके यूक्रेन दौरे से पहले कांग्रेस के नेता मणिपुर के मुद्दे को लेकर आ रहे हैं।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक बार फिर गिर गई है और इस बार कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी की आफत बढ़ा दी है। आप सांसद संजय सिंह जो हर मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने मैदान में आ जाते हैं, उनके लिए भी बोलना मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने आम आदमी पार्टी की नाकामियों पर उन्हें घेरा है। इंडी गठबंधन में साथ होने और दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ने के बाद भी कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप की क्लास लगाई है। अब आम आदमी पार्टी की भी पोल खुल गई है कि कैसे जो अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि उनकी सरकार ने दिल्ली की हर समस्याओं को दूर कर दिया है, उसकी भी अब पोल खुल गई है। दर्शकों, लोग पलायन इस उम्मीद में करते हैं कि उनका जीवन बेहतर हो सके और उनका और उनके परिवार का आने वाला कल सुखद हो सके। कुछ ऐसी ही उम्मीद लेकर दिल्ली 3 छात्र आए थे कि दिल्ली जाकर तैयारी करेंगे और कल को आईएएस बनकर ही अपने शहर लौटेंगे। लेकिन सरकार की हिला हवाली और लापरवाही की वजह से अब वो 3 बच्चे कभी भी अपने परिवार के पास नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि कथित तौर पर दिल्ली की निगम सरकार, जहां पर आपका कब्जा है, और कोचिंग माफियाओं ने मिलकर मौत का एक बेसमेंट बनाया था, जहां डूबने से 3 बच्चों की जान चली गई क्योंकि बेसमेंट में नाली का पानी घुस गया था। लेकिन अब इस मामले पर आम आदमी पार्टी चौतरफा गिर गई है। दरअसल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की राव कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद सियासत भी गर्मा गई है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर 7 इलेक्शन लड़ने वाली कांग्रेस भी आप सरकार के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गई है। दिल्ली कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव ने बेसमेंट में पानी भरने के बाद गई 3 छात्रों की जान पर तीखे हमले किए हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस लापरवाही पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने जहां इस हादसे पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम को दोषी ठहराया है, तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे आपराधिक और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि दिल्ली की एक बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण प्रतियोगी छात्राओं की मृत्यु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले बारिश के दौरान बिजली का करंट लगने से एक छात्र की मृत्यु हो गई थी। सभी शोभाकुल परिजनों को अपनी भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये कोलैप्स सिस्टम की संयुक्त असफलता है। असुरक्षित निर्माण, लचर टाउन प्लानिंग और हर स्तर पर संस्थाओं की गैर जवाबदेही की कीमत आम नागरिक अपना जीवन गंवा कर चुका रहे हैं। सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन हर नागरिक का अधिकार और सरकारों का दायित्व है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस घटना को लेकर कहा है कि राजधानी दिल्ली में सरकार और प्रशासन की आपराधिक लापरवाही के चलते आईएएस कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 युवाओं की जिंदगी चले जाना बेहद दुखद है। तो वहीं आपकी बागी सांसद स्वाति मालीवाल ने भी अपनी टिप्पणी दी है और आपकी बखिया उधेर कर रख दी है। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर कहा है कि राजधानी में 3 छात्रों की बेसमेंट में डूबने से हुई मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। बता रहे हैं कि स्टूडेंट 10 दिन से बार बार ड्रेन साफ करने की डिमांड कर रहे थे, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इलीगल बेसमेंट बिना भ्रष्टाचार के कैसे चल सकते हैं? एक्स्ट्रा फ्लोर कैसे डल जाते हैं? कैसे हो सकता है कि बिना पैसे खाए सड़क नालियों के ऊपर कब्जे हो जाते हैं? स्पष्ट है कि कोई सेफ्टी रूल्स को पालन करने की जरूरत नहीं है। पैसा दो, काम हो जाता है। बस हर दिन एसी रूम में बैठ के इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहो, ग्राउंड पर कोई काम करने को तैयार नहीं है। वहीं चौतरफा गिरने के बाद आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। आप नेताओं के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह जो बात बात पर मोदी सरकार को घेरते हैं, वो भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। इस दुखद घटना पर संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के ट्वीट को सिर्फ रिट्वीट किया है, जिसमें दिल्ली की मेयर शैली ओबराय कह रही हैं कि इस दुखद घटना की जांच हो और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मतलब यहां भी आपके नेता अधिकारियों पर ठीकरा फोड़कर बचना चाहते हैं। संजय सिंह जो हर मुद्दे पर खुलकर ट्वीट करते हैं, लेकिन संजय सिंह खुद इस मुद्दे पर एक ट्वीट भी नहीं कर पाए हैं। जबकि बीजेपी शासित किसी राज्य में ऐसी घटना होती तो संजय सिंह अब तक कई ट्वीट कर चुके होते और सीधे पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहरा देते। लेकिन इस बार कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी की पोल खोल दी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पीएम मोदी और मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में अपनी ही पोल खुलवा रहे हैं। राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी उनकी सियासी लॉन्चिंग हो जाए, इसके लिए वो तरह तरह के प्रपंच रच रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता भी इसके लिए अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन इससे कांग्रेस ही घिरती जा रही है। इस बार कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत के चक्कर में कांग्रेस घिर गई है और राहुल गांधी पर सवाल उठने लगे हैं, जिसके बाद राहुल गांधी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। जो राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने के लिए नई नई चालें चल रहे हैं, वो अब खुद ही घिर रहे हैं।
और देश के लोग सवाल उठा रहे हैं, जिसका जवाब राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं को देना चाहिए। दोस्तों, कांग्रेस ने इस देश पर लगभग 6 दशक तक राज किया, कई तरह की योजनाएं लेकर आई, लेकिन इन सभी योजनाओं का लबोलुआब गरीबी ही थी। देश के पहले पीएम नेहरू भी गरीबी हटाओ का नारा देते रहे, फिर आपातकाल लगाने वाली इंदिरा भी गरीबी हटाओ का नारा बुलंद करती रही, और इसके बाद उनके सुपुत्र राजीव गांधी भी गरीबी हटाओ का झंडा उठाए रहे। लेकिन देश की गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन एक खास परिवार जरूर अमीर हो गया। अब राहुल गांधी भी गरीबी हटाओ की बात करते हैं और इस क्रम में वो गरीब लोगों के साथ फोटो और वीडियो शूट करवाते हैं, जैसे कोई सामंतवादी किसी की गरीबी पर मूंछ के नीचे हंस रहा हो। अब राहुल की ये हरकतें कांग्रेस पर भारी पड़ रही हैं। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल कांग्रेस की एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत। उन्होंने एक मोची का काम करने वाले एक व्यक्ति की तस्वीर शेयर की और दावा किया कि रामचंद्र नाम के वो व्यक्ति सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर गए थे, जहां वो मोची रामचंद्र से मिलकर उन्हें जूते की सिलाई मशीन भिजवाई है। कांग्रेस नेत्री ने दावा किया कि रामचंद्र से मिलने के लिए गए थे। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत के इस पोस्ट पर लोगों ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई। सोशल मीडिया हैंडल आशीष मिश्रा ने कहा, कुछ और बेचारे गरीब रहे होंगे, उनको भी दे देते, या वीडियो शूटिंग के लिए बस एक ही चाहिए होता है। वहीं सन्नी श्रीवास्तव नाम के एक यूजर ने वीडियो शेयर किया, जिसमें रामचंद्र नाम के व्यक्ति कह रहे हैं कि कांग्रेस कई योजनाएं लाई, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया। जब बीजेपी आई तो उसने उन योजनाओं को पूरा किया और चमक गए। वहीं जयकुमार नाम के एक यूजर ने कांग्रेस नेत्री को आईना दिखाते हुए कहा कि ये सामने बैठे मोची जी की उम्र 70 साल की तो होगी ही। अभी तक 60 साल में आपने इन्हें इस हालत में पहुंचाया, अब हमदर्दी का दिखावा मत करें। वहीं एक यूजर ने लिखा कि हमें नहीं चाहिए, आप ही रखो ऐसे राहुल को। वहीं बीजेपी आईटी सेल के नेता गौरव पाराशर ने कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को आईना दिखाते हुए कहा है कि राहुल जी की दादी जी ने गरीबी हटाओ का नारा आज से लगभग 5 दशक से भी ज़्यादा साल पहले दिया था, जब उनके पिता नेहरू 17 सालों तक देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे। इस नारे के बाद कांग्रेस 30 साल से प्रत्यक्ष रूप से सरकार में रही। राहुल की दादी, राहुल के पापा, राहुल की मम्मी, फिर राहुल और प्रियंका दोनों ही कांग्रेस की सत्ता को उंगलियों पर नचाते थे, पर गरीबी नहीं हटी। आप बताओ, जो काम राहुल के परनाना, राहुल की दादी, बाप, माँ और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वर्षों में नहीं कर सके, वो अब अचानक राहुल गांधी कैसे कर देंगे। इस देश की सारी परेशानियां कांग्रेस के निकम्मेपन की झलक हैं। फिर भी इस निकम्मे को सोशल मीडिया से जननायक बताने की हिमाकत कोई आपके जैसा ही कर सकता है। तो देखा आपने, कैसे राहुल गांधी की छवि चमकाने चले सुप्रिया श्रीनेत को लोगों ने करारा जवाब दिया है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत मोदी सरकार के फैसले से चिढ़े हुए हैं। संजय राउत का सिर्फ एक ही काम है कि हर बात पर मोदी सरकार की आलोचना करना, लेकिन मोदी सरकार की आलोचना के चक्कर में विपक्ष के नेता खुद ही कंफ्यूज नजर आते हैं। संजय राउत कुछ कहते हैं, लेकिन उन्हीं के इंडी गठबंधन में शामिल नेता संजय राउत की बातों से अलग उनके दावों के खिलाफ बोल रहे हैं। मतलब इस वक्त विपक्ष आपस में ये तय नहीं कर पा रहा है कि उसे क्या करना है, कैसे मोदी सरकार की आलोचना करनी है। ऐसा लग रहा है जैसे मोदी सरकार की आलोचना करने के मामले में भी विपक्ष एकजुट नहीं है। दोस्तों, लगता है विपक्ष वो दौर भूल गया जब यूपीए की सरकार थी और जहां से उन्हें मजबूत गठबंधन का साथ मिलता था, वहां वो धड़ाधड़ पैकेज के रूप में गठबंधन का कर्ज अदा करते थे। आपको याद होगा कि यूपीए 1 के समय जब लालू रेल मंत्री थे तो तब लगता था कि सारी रेल सिर्फ बिहार में ही चलेगी, और जब टीएमसी का रेल मंत्री बना तो लगता था कि सारी रेल अब बंगाल में चलेंगी। लेकिन जब पीएम मोदी की सरकार जब अच्छी नीयत के साथ बिहार को सामर्थ्यवान बनाने के लिए और विकसित बनाने के लिए पैकेज देती है तो इन्हें मिर्ची लग जाती है। ये पूरी तरह से तिलमिला जाते हैं कि ये क्यों अपनी सरकार को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, पीएम मोदी और उनकी सरकार को पता है कि एक तीर से कैसे कई निशाने लगाए जा सकते हैं। दरअसल शिवसेना उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि आपने देखा होगा कि पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बहुत बड़ी फिरौती देकर अपनी कुर्सी बचा रहे हैं।
संजय राउत ने कहा है कि चुनाव बजट में जिस तरह से इन दोनों को पैसा दिया गया है वो कुर्सी बचाने के लिए ही दिया गया है। पीएम मोदी कहते हैं कि वे अजैविक हैं, उसी तरह ये बजट अजैविक बजट है और पूरा पैसा कुर्सी बचाने के लिए उनको दिया है। अब संजय राउत और विपक्ष के नेता तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश पर सब कुछ लुटा दिया है, लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव और आरजेडी के दूसरे नेता कह रहे हैं कि बिहार के साथ धोखा हुआ है, बिहार को झुंझुना पकड़ा दिया गया है। अब सवाल है कि संजय राउत तो कह रहे हैं कि कुर्सी बचाने के लिए पीएम मोदी ने बिहार को बहुत कुछ दे दिया है, फिर संजय राउत के साथ इंडी गठबंधन में शामिल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव क्यों कह रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला है, सिर्फ झुंझुना पकड़ा दिया गया है। ऐसे में संजय राउत को पहले तेजस्वी यादव और आरजेडी के नेताओं को समझाना चाहिए कि मोदी सरकार पर आरोप लगाना चाहिए। वहीं बिहार कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला है, जबकि दिल्ली में कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बिहार को मोदी सरकार ने ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया है ताकि पीएम मोदी की सरकार बची रहे। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया था। ऐसे में बजट को लेकर मोदी सरकार की आलोचना करने के मामले पर वे विपक्षी दलों की एक राय नहीं है, वो आपस में ही कंफ्यूज हैं कि क्या कहना है। जिस नेता को जो मन में आता है बोल देते हैं। उनका एक ही एजेंडा है कि कुछ भी हो, हमें तो सिर्फ मोदी सरकार की आलोचना ही करनी है। लेकिन विपक्षी नेता खुद ही एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख हैं, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के प्रमुख हैं। दोनों ही दलों का बीजेपी से गठबंधन है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में दोनों दलों की अहम भूमिका है। विपक्षी दलों का कहना है कि गठबंधन कमजोर नहीं पड़े, इसलिए बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार को प्रमुखता मिली है। बजट पर चर्चा के दौरान लगातार विपक्षी पार्टियों के सांसद अपने अपने राज्यों को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं को पहले आपस में बातचीत कर एक राय पर पहुंचना चाहिए कि बजट में बिहार को ज़रूरत से ज़्यादा मिला है या नहीं। संजय राउत को पहले तेजस्वी यादव से ये बयान दिलवाना चाहिए कि इस बार बिहार को बजट में ज़रूरत से ज़्यादा मिला है, तब वो मोदी सरकार पर आरोप लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।